चलो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू. Okay. I hope the screen is visible to everyone. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Okay. फिर यहाँ पे देखो, किसी के यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है बच्चे बच्चे के रोने का. बंद रखो माइक. Okay. Coming to this chapter, one of the interesting chapter, import procedure. कि भाई अगर हमें एज अ मर्चेंट, एज अ ट्रेडर, अगर हमें गुड्स इंपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, और उसके अलावा उससे कनेक्टेड और बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं उसको. ओके. तो हैव अ लुक. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स क्या होता है आएगा. गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करना है. रेट ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट डेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड गुड्स assessment, classification of goods and charging of duty, re-import of goods. ये एक इंटरेस्टिंग टर्म सीखने वाले हैं. कुछ और प्रोविजंस होंगे वो भी सीख लेंगे, और कस्टम्स में ऑडिट कैसे होता है वो भी देखेंगे. तो चलो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स. नाउ व्हाट इज पिल्फर गुड्स. एक काम करो, कोई रीड करना जरा इसको. कौन एक्टिव है आज अपने पास रीडर सब में से. श्वेता है क्या. Yes, श्वेता है. sir. हाँ श्वेता पढ़. The meaning of filter is a petty theft or still in small quantity. If any of the goods are pilfered after being unloaded in India and before their removal from home consumption or for warehouse from the custom area, then the importer shall not be liable to pay duty on pilfered goods unless the goods administrative, selling and general cost profit. Next is custodying will be liable for paying of such import duty. ओके. देखो ये क्या है. पिल्फर्ड गुड्स वो गुड्स है. पता है अब जब हम लोग कहीं कोई माल जब इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट करने के बाद है ना, जब वो माल शिप से आता है तो ना वो माल पोर्ट पे पड़ा होता है. अच्छा. अब आइडियली होता क्या है, जब वो पोर्ट पे पड़ा होता है तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि जैसे ही शिप से उतरा, उतरते ही अपन सामने ही खड़े, लाओ फटाफट से मेरा माल दे तो लेके चले गए. ऐसा तो होगा नहीं. तो अल्टीमेटली होता क्या है उस प्रोसेस के अंदर, माल वहाँ पे आता है, कस्टम ऑफिसर अपने अंडर उस माल को रखता है, अपन जाते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, जैसे फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग के लिए अप्लाई करते हैं. मतलब इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है, कभी एक दिन कभी 2 दिन, और कई बार तो हमारे पास ड्यूटी भरने के पैसे नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं 3-4 दिन बाद ही जाते हैं. इस केस में जो गुड्स वहां पे पड़ा है पोर्ट पे, उसमें से जब छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में जब चोरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पिल्फर्ड गुड्स. देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड. क्या लिखा है देखो ये वर्ड, पेटी थेफ्ट, छोटा छोटा चोरी.
इन स्मॉल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो हमारे प्रतीक राणा ने 10 बॉक्सेस मंगाए हैं एप्पल के। अब एक बॉक्स में 100 किलो एप्पल है। आपको एक बॉक्स थोड़ा सा खुल गया होगा, तो वहां का जो गार्ड है वो क्या करता है, रोज है ना एक एप्पल खा लेता है। क्या करता है वो, रोज एक एप्पल खा लेता है। एक बात बताओ, जो रोज एक एप्पल खा लेता है, क्या वो अंदाजा लगाना पॉसिबल है कि किसने कितनी एप्पल खाई हो सकती है? नो नॉट सर। पॉसिबल। अच्छा, नाउ अब हो सकता है उस जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम एप्पल पे भी लगता हो कस्टम। तो इन दैट केस समझो आपने 100 किलो एप्पल मंगाई थी। अब 100 किलो एप्पल में से ऐसा रोज एक एप्पल खाते खाते गार्ड को पता ही नहीं चला और आपका ना 5 किलो एप्पल खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, आपको कस्टम किस पे भरना चाहिए? पूरे 100 किलो मंगाया उस पे, या यार 5 किलो तो नुकसान ही हो गया तो 95 kg पे भरना चाहिए? किस पे भरना सर चाहिए 100 कस्टम पे आपके होगा ना, हिसाब से? 100 पे होगा ना। ठीक है, तेरा आंसर 100 है। बाकी लोग तो क्या लगता है? मैंने सर 100 किलो हमारे मंगाया पास उस बिल पे तो 100 कस्टम केजी भरना का है तो चाहिए। उस पे ही भरना रहेगा ना। हाँ, तो देखो ये जो 5 किलो नुकसान हुआ ना, ये कौन से गुड्स हैं? पिल्फर्ड गुड्स। ये चोरी हो चुके हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में। और ये चोरी तुमने थोड़ी की है, कोर्ट के स्टाफ ने की है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि हम उसके ऊपर भी कस्टम दे, थोड़ी ऐसा होता है। तो उस केस में इम्पोर्ट ड्यूटी हम लोग किस पे भरेंगे? सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स पे जो पिल्फर्ड नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर पिल्फर्ड बिफोर द रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, then importer shall not be liable to pay duty on pilfered goods. Okay, unless the goods administrative, selling and general cost profit, custodian will be liable for payment of such import duty. कस्टोडियन कौन होता है? ये वो बंदा होता है जो आपका गुड्स वहां संभाल रहा होता है। तो अगर उन पिल्फर्ड गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है तो कौन भरेगा? इस 5 kg में भरना पड़ा अगर, तो कौन भरेगा? वो कस्टोडियन भरेगा, अपन थोड़ी भरेंगे, अपने को तो गुड्स मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं वैल्यूएशन यस ऑफ सर। पढ़ श्वेता। Rate of duty on imported goods and exported goods section. Rate of duty imported goods section. Types of goods. Relevant data 15(1)(a). Goods entered for home. Rate prevailing on the date of presentation of bills. देखो ऐसे नहीं पढ़ते इसको, ऐसे Consumption देखो, entry. रुक जा। हमें देखना है कि हमें ड्यूटी किस रेट पे लगानी है, किस दिन पे लगानी है। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा, ये मैंने तुम लोग को बहुत पहले बताया था कि होम कंजम्पशन का मतलब क्या है। हम इंडिया में उसको अपने यहाँ लेके जाने के लिए गुड्स है, या फिर क्या हो सकता है कभी हम लोग वेयर हाउसिंग भी करवा देते हैं कि हमारे पास जगह नहीं, अपने पास रखो। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन है तो कौन सी डेट लोगे? रिलेवेंट डेट है ये। कौन सी डेट का रेट लेंगे? रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल एंट्री। बिल एंट्री क्या है? ये यही बिल ऑफ एंट्री जो हम लोग फाइल करते हैं। और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज लेटर। देखो यहाँ पे ध्यान से, F11, ओके।
ये बंद हो गया क्या? एक सेकेंड, अभी तुम्हें दिखाता हूँ एक वर्चुअल एग्जांपल देके। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया में ये जो शिप है जो इंडिया में आ रहा है, ये शिप इंडिया में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में आएगा तो यहाँ पे कस्टम अथॉरिटी के पास आएगा। अब आप यहाँ पे जाके क्या भरोगे? इंपोर्ट ड्यूटी भरने के लिए आप पहले बिल ऑफ एंट्री भरोगे। आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दिया। तो देखो, ये जिस दिन ये वेसल इंडिया में आया ना, यहाँ पे जिस दिन वेसल इंडिया में आया, डेट ऑफ अराइवल, वो डेट पे कुछ अलग रेट हो सकती है, और जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो वो डेट पे कोई अलग रेट हो सकती है। नाउ अब अपन अगर अपन चले अपने नोट्स में तो क्या लिखा है? विच एवर इज लेटर। तो इन दोनों में से जो डेट बाद में आएगी उस डेट पे जो रेट रहेगा वही रेट क्या बन जाएगा? इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हुआ 1 फरवरी 2021 को, तब रेट थी 8%। सपोज करो बिल ऑफ एंट्री अपन ने फाइल किया 15 फरवरी को 2021। बताओ दोनों में से बाद कौन सा, लेटर कौन सा हुआ? लेटर हुआ ये 15th वाला। वाला सर, 15th। हाँ, समझो इस दिन रेट थी 10%, तो आपको इंपोर्ट पे कौन सी रेट लग जाएगी? 10% लग जाएगी, 10% वाला। ठीक है। तो जो भी बाद में हुआ वो रेट आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, ये तो क्या था? अभी अपन इंपोर्ट में है, एक्सपोर्ट में नहीं है। वो तो था फॉर होम कंजम्पशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? हो सकता है मैंने गुड्स किसके लिए क्लियर किए हो? गुड्स क्लियर किए हो फ्रॉम अ वेयर हाउस। अब वेयर हाउस के केस में क्या होता है? रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ये देखो, ये फंडा बहुत सिंपल है, ये हमने बहुत पहले बात किया था। या तो मैं तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ होम कंजम्पशन के लिए, या मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास सब लेके जाने का भी बंदोबस्त नहीं है, तो आप उस टाइम पे क्या फाइल करते हो? आप उस टाइम पे फाइल करते हो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब जब आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया है तो क्या आप तुरंत कस्टम ड्यूटी भरते हो? आंसर इज नो।
आप उस टाइम कस्टम ड्यूटी नहीं भरते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वो कस्टम वालों के वेयर हाउस में पड़ा होता है। अब समझो आपने वेयर हाउस करवाया 1 मंथ के लिए, उसके बाद आप जाओगे लेने के लिए। अब एक बात बताओ, वेयर हाउस करवा चुके हो तो उस टाइम पे ये जो है, जिस दिन जहाज आया होगा, ये वाली रेट कोई मैटर करती है क्या? नहीं, ये रेट तो काम की नहीं बची अब। तो हम क्या करेंगे, इस वेयर हाउस में से जब हमको गुड्स घर लेके जाना है या अपने शॉप लेके जाना है, तो हम लोग तब क्या फाइल करेंगे, फाइनली हम लोग यहाँ पे फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। अब हमने यहाँ पे फाइल किया होम कंजम्पशन का बिल ऑफ एंट्री। अब लेकिन 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 इसको इन्होंने यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, दोनों वही सेम चीज है। तो अब हमने जब होम कंजम्पशन के लिए अप्लाई किया ना, तो इस डेट पे जो भी रेट होगा वही रेट क्या हो जाएगा आपका, इंपोर्ट का रेट हो जाएगा, कस्टम रेट। समझा? सर ओके, नेक्स्ट क्या है इंपोर्ट के अंदर और, आ गया ओके। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फॉर एनी गुड्स रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ड्यूटी, हो सकता है और किसी भी तरह किसी भी कैटेगरी के गुड्स हो, तो आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हो ड्यूटी, उस दिन जो रेट होगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये 2 काम आएंगे, कौन से, एक होम कंजम्पशन वाले और दूसरा वेयर हाउस से क्लियर करवाया वो वाले। तो ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और ये चीज क्वेश्चन में भी काम आएगी, नहीं आएगा तो क्वेश्चन में फंस सकते हो। बात करते हैं एक्सपोर्ट गुड्स की। एक्सपोर्टेड गुड्स में हम लोग कैसे मानते हैं। सो अब यहाँ पे अगर बात करें तो मेनली एक ही तरह के गुड्स हैं, गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, हमने गुड्स एक्सपोर्ट के लिए ले गए हैं। रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर परमिटिंग एंड क्लियरिंग लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 151। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब आप एक्सपोर्ट के लिए ले गए हो ना, तो एक प्रॉपर ऑफिसर बैठा होता है उस पोर्ट के ऊपर। वो ऑफिसर है ना, आपको जब परमिट करता है, जब क्लियर करता है, हाँ तुम अच्छे आदमी हो, तुम एक्सपोर्ट ही करने जा रहे हो, हमने मान लिया। तो जब वो क्लियरेंस करता है ना, जिस दिन वो क्लियर करता है उस दिन क्या रेट है, वही रेट क्या हो जाएगी आपकी, एक्सपोर्ट की कस्टम रेट हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब provision of section 15 and 16 are not applied to baggage and goods imported and exported by post। तो ये ध्यान रहे, जो हमने सीखा भी अभी, ये किस केस में एप्लीकेबल है, जब आपने गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए शिप से, प्लेन से, या हो सकता है खुद की कार से या किसी लॉरी से। तो ये दोनों सेक्शन जो अपन ने सीखे ये एप्लीकेबल है, लेकिन 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 यही दोनों सेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कब एप्लीकेबल नहीं है, एक तो बैगेज पे एप्लीकेबल नहीं है। बैगेज कौन, अपना जो पर्सनल रहता है ना, बिलोंगिंग, अपने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में वो। और गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, किसी ने कोरियर से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, तो ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है इस तरह से, वहां दूसरे प्रोविजन आएंगे। यहाँ तक समझियो? हाँ सर समझा। ओके, यस सर। ये सब अगर ध्यान से सुनोगे ना, तो कस्टम पे ना बहुत सारे बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज में जाने में बहुत फ्री हो जाओगे, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। कई लोग तो सिर्फ कस्टम में अपने आप को एक्सपर्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना कैसे है, तो उनको एक कंसल्टेंट चाहिए होता है कि जो हेल्प करे। ओके, मूविंग फर्दर। नेक्स्ट है असेसमेंट। ये असेसमेंट अगेन आपको पता है इंडिया में हर तरह का टैक्स सिस्टम किस पे चलता है, सेल्फ असेसमेंट पे चलता है। हम खुद ही चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, डिपार्टमेंट को बताते हैं और डिपार्टमेंट फिर उस पर वर्क करता है। अब देखो आपने एक असेसमेंट किया तो 2 बातें होंगी, या तो कस्टम ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा या तो वो सेटिस्फाइड
नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, असेसमेंट क्या था? खुद का टैक्स खुद निकाल के डिपार्टमेंट में सबमिट करना, हमने कर दिया। सेटिस्फाइड तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉर्टेड। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो दो बातें होंगी, या तो डिपार्टमेंट बोलेगा ऑडिट करवाओ, या डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, डिपार्टमेंट इशू करेगा SCN। SCN क्या होता है, किसी को पता है? नो शो सर, नहीं कॉज, पता। लिख दिया ना मैंने, अब क्या नहीं पता है बे? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस का हिंदी नाम क्या है तुम्हारे अनुवाद के लिए, तुम्हारे समझने के लिए इनफैक्ट? कारण बताओ नोटिस। जो ये कहेगा कि अब हमें रीजन बताओ कि हम आपका रीअसेसमेंट क्यों ना करें, मतलब हम लोग वापस आपका टैक्स कैलकुलेट क्यों ना करें, रीजन बताओ। तो हो सकता है, देखो तुमने कहा हो कि मेरी लाइबिलिटी, देखो यहाँ पे बात करते हैं असेसमेंट में, हो सकता है तुमने कहा हो कि मेरी लाइबिलिटी बनती है कस्टम की 1 लाख की, अब ऑफिसर बोलता है नहीं 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 नहीं, हमको लगता है 1.5 लाख की बनेगी। अब उन्होंने नोटिस इशू कर दिया 1.5 लाख होनी चाहिए। अब अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तब तो बात कर, तो तुम क्या करोगे? 1 लाख तुम मान रहे थे, लेकिन तुमने 1.5 लाख मान लिया, तो तुम 1.5 लाख भर दोगे। लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, इंपोर्टर बोलता है नहीं 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 डिपार्टमेंट तू गलत जा रहा है, तो वहां फिर दो बातें हो जाएगी। अब दो बातें वहां पे क्या हो जाएगी, जब इंपोर्टर और डिपार्टमेंट झगड़ा कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वो जो सामान वहां पड़ा है उसका नुकसान हो रहा है पड़े पड़े, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे साहब एक बार टेम्परेरी बेसिस पे, बोले तो क्या प्रोविजनल बेसिस पे, जिसको तुम लोग हिंदी में क्या, दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, टेम्परेरी लैंग्वेज, टेम्परेरी अरेंजमेंट में आप बोलोगे साहब एक बार आप गुड्स तो दो मेरे को निकालने के लिए, अपन बाद में हिसाब किताब करते हैं ना, तो आप क्या करोगे, टेम्परेरी बेसिस पे गुड्स को निकलवा लोगे। रिप्लाई बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू प्रॉपर ऑफिसर, तो या तो आप प्रोविजनल बेसिस पे निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप बोलोगे छोड़ झगड़ा करता हूँ मैं, तो आपने रिप्लाई किया। अब देखो आप सेटिस्फाइड तो हुए नहीं थे 1.5 लाख से, आप तो बोले 1 लाख ही है। जब आपने रिप्लाई किया तो दो बातें होगी वापस से, क्या होगी, या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर हो गया तो यहीं पे काम रुक जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो क्या इशू करेगा, देखो ध्यान से क्या इशू करेगा, स्पीकिंग ऑर्डर इशू करेगा। अब ये स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं क्योंकि कोई आदमी बोलने को आ रहा है, यहाँ पे एक लेटर या नोटिस दिया हुआ होता है, वो नोटिस में ना हर चीज का रीजन लिखा होता है डिटेल में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर। एक ऐसा ऑर्डर जो इतना क्लियरली बोल रहा है कि वो ऑर्डर क्यों इशू हुआ है। अब जैसे ही वो ऑर्डर इशू हो गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एग्री करके पेमेंट ऑफ ड्यूटी भरना पड़ जाएगा। ये तो हुआ एक चीज। नेक्स्ट चीज, अब अगर इंपोर्टर लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इंपोर्टर डिपार्टमेंट से एग्री भी नहीं कर रहा, और इंपोर्टर है ना 15 दिन में रिप्लाई भी नहीं कर रहा, मतलब डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है, तुम रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, अरे डिसएग्री एग्री करो तो कम से कम अपन आगे खेल सकते हैं जो, बट तुम तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, तो डिपार्टमेंट बोलेगा चल बेटा आजा लाइन पे, अब तो तेरा ऑडिट ही करवाते हैं, और ऑडिट में जो भी पेमेंट आएगा वो करना पड़ेगा। अच्छा, इन सब के बावजूद भी सपोज करो आप एग्री नहीं होते हो, नहीं डिपार्टमेंट तो जो भी ऑर्डर ऑर्डर दिया ना सब बाहर में गया, मेरे को नहीं भरने का है, ये गलत है, 1.5 लाख तो आएगा नहीं, 1 ही लाख आएगा, तो क्या होगा, तो हमें एक बार तो ड्यूटी भरनी पड़ेगी, मतलब एक बार तो 1.5 लाख पूरा भरना पड़ेगा, लेकिन आप फिर अपील के लिए जा सकते हो फर्दर डिपार्टमेंट में कि साहब मेरे से 1.5 लाख भरवाया जबरदस्ती ने, आप ऐसे रोते रोते जा सकते हो, साहब मेरे से 1.5 लाख भरवाया, मेरे साथ बहुत गुना हुआ। अब आपका अपील में केस चलेगा, अगर आप जीत गए तो अच्छी बात है, और नहीं जीत गए तो पैसे तो भर ही चुके हो आप, और जीत गए तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। समझियो, दिस इज पूरा असेसमेंट का प्रोसेस।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अपन ने यहाँ बीच में एक बात किया था कि अगर अपना झगड़ा चल रहा है तो अपन डिपार्टमेंट को क्या बोल सकते हैं, अरे एक बार तो गुड्स दे दो मेरे को, बाद में करते हैं हिसाब किताब। तो ये वाला पार्ट था, ये वाला। तो देखो इसके अंदर होता क्या है, प्रोविजन असेसमेंट। केसेस, प्रोविजनल असेसमेंट कैन बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, importer or exporter furnished all documents or information, but proper officer still deems it necessary to make further to make दो अलग बड़े make further inquiry. Documents or information, the necessary document have not been produced by importer or exporter test, it is deemed necessary to carry out chemical or other test on the goods. तो किस किस केस में प्रोविजनल असेसमेंट हो जाता है? एक, आपने सब डॉक्यूमेंट दिए लेकिन डिपार्टमेंट को लगता है यार डॉक्यूमेंट कुछ तो अधूरे हैं, तो डिपार्टमेंट क्या सोचता है, नहीं 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 नहीं, कुछ तो मुझे और करना चाहिए इंक्वायरी, तब करता है प्रोविजन असेसमेंट। अगेन रिपीट, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, हम एक बार क्या डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है एक काम करें, एक बार 1 लाख भर, लेकिन ये फाइनल नहीं है, हिसाब किताब अपन कर रहे हैं, देखते लास्ट में क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर सबमिट नहीं किए या फिर कोई टेस्ट करना बाकी है। सर टेस्ट का मतलब क्या, ध्यान से सुनो, कई बार टेस्ट के वजह से भी प्रोविजन अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल दारू, अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बोलते हैं ना दारू को। यस सर। उनमें से किस किसने दारू पिया है? नो सर। नो सर। नहीं प्रतीक? नो सर। अच्छा, अल्कोहल पीने वाले रिप्लाई थोड़ी करेंगे रे, तो वो तो नहीं करेंगे अपने को। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारे बेवड़े दोस्त लोग हैं, उनको ना अल्कोहल बहुत पसंद है, ऐसा समझो। अब उनको जो अल्कोहल पसंद है ना, तो वो बोलते हैं यार हमको देसी नहीं, हमको तो विदेशी पसंद है। अब विदेशी का मतलब क्या है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंपोर्ट ऑफ अल्कोहल पे ना अच्छा खासा हैवी कस्टम ड्यूटी भरना पड़ता है, अच्छा खासा। वो जो बॉटल है, वो जो बॉटल है, ये दूध की बोतल बन गया है तो जैसा भी बनता है, वो जो बॉटल है कुछ ऐसा बनता है ना। हाँ। अब ये जो तुम्हारा बॉटल है, इस पे एकदम हैवी कस्टम ड्यूटी लगता है। एग्जाम्पल सपोज करो 100 रुपए का बॉटल है, समझो 40 का कस्टम ड्यूटी लग गया, तो 140 का पड़ेगा। अब बेचारे तुम्हारे दोस्त लोग के पास इतना पैसा थोड़ी है एक्स्ट्रा वेस्ट करने के लिए। तो पता है, तुम में से एक बंदे ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, ध्यान से सुनो। अल्कोहल ना, अल्कोहल, अब हालांकि देखो, ये जो दारू का बॉटल होता है, इसमें थोड़ी है कि 100% अल्कोहल होता है। अल्कोहल तो सिर्फ कुछ परसेंट होता है, किसी में 40%, किसी में 20%, किसी में 10%। अल्कोहल तो सिर्फ एक सामान होता है, बाकी और चीजें जो होती है डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। अब दिमाग क्या लगाया तुम्हारे दोस्तों ने, उनको मालूम पड़ा कि ये तो इम्पोर्ट ऑफ अल्कोहल अगर हम लोग करते हैं ना फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंज्यूम करने के लिए, तो हैवी कस्टम ड्यूटी है। लेकिन वही जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना अल्कोहल फॉर मेडिकल पर्पस या फॉर फार्मा पर्पस, वहां पे ना कस्टम ड्यूटी बहुत लो कस्टम ड्यूटी है, वहां पे बहुत लो कस्टम ड्यूटी है। पता है तुमको कि नहीं ये बात? नो यस सर। सर, थोड़ा हाँ तो बहुत देखो, आइडिया है। हाँ तो देखो तुम्हारे दोस्तों को पता है, तो तुम्हारे दोस्तों ने क्या दिमाग लगाया यार, अपन एक काम सर करते हैं कस्टम ड्यूटी अपन। का पता है। हाँ, तो तुम्हारे दोस्तों ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कि पीने के लिए लाया हूँ, तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई एक काम करो,
भरो हैवी कस्टम ड्यूटी। मैं बोलता हूँ अरे मेरा मेरा फैक्ट्री है, मैं ना मेडिसिन बनाता हूँ अल्कोहल से, तो बहुत लो कस्टम ड्यूटी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि डिपार्टमेंट कैसे मान ले वे, कैसे वेरीफाई करे। तो डिपार्टमेंट क्या बोल सकता है, एक बार प्रोविजन असेसमेंट कर सकता है, और बाद में जब क्लैरिफाई होगा तब मेन असेसमेंट कर सकता है। अब प्रोविजनल क्यों करेगा, यहाँ पे उनको नहीं पता कि तुम असली आदमी हो क्या, तो एक बार तुमसे पूरा कस्टम मांग लेंगे, जो होम कंजम्पशन वाले में मांगते हैं, होम ह्यूमन कंजम्पशन वाले पे। तो तुमसे डॉक्यूमेंट लेंगे, तुम्हारे फैक्ट्री का डॉक्यूमेंट लेंगे, सब चेक करेंगे, उनको लगा अच्छा है, मेडिकल के लिए ले रहा है, तो वापस दे देंगे, और लग रहा है नहीं एड़ा बना रहा है, चूना लगा रहा है, तो नहीं करेंगे वापस। अब देखो मैं तो बताता हूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है अल्कोहल वाले केस में, सब में नहीं। जानना है क्या, हाँ सर। हाँ हाँ जब सर। डिपार्टमेंट को शक हाँ होता है ना, सर। जब डिपार्टमेंट को शक होता है ना कि नहीं शायद ये अल्कोहल हो सकता है कि दारू बनाने के लिए मंगवाया हो, तो डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट ना एक केमिकल उस अल्कोहल में ना एक केमिकल है ना इंसर्ट कर देता है। उस केमिकल से ना अल्कोहल का रंग रूप कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उस केमिकल को डालने के बाद है ना, अब वो अल्कोहल दारू बनाने के लिए काम नहीं आ सकता, अब वो न्यूट्रल बन जाता है और अब वो सिर्फ मेडिसिन के लिए काम आ सकता है। ऐसा एक केमिकल डाल देते हैं उसके अंदर। अब बोलते हैं ठीक है, तो मेडिकल वाला क्या यूज कर रहा है, हम उसी का लो कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, ले हमने इसमें केमिकल डाल दिए हैं, अब तू उसे दारू बना ही नहीं पाएगा। एक्चुअली में अल्कोहल के केसेस में जब उनको शक होता है तो वो ये सब चीजें करते हैं। ओके, प्रोसीजर क्या